नमस्कार बच्चों, गुड इवनिंग, राम राम सा। क्या हाल है? बढ़िया होंगे। और पढ़ाई अच्छी चल रही है आप लोगों की? अपन सेल्फ डिवीजन पढ़ रहे थे, उसमें मैंने आपको कल माइटोसिस पढ़ाया था। माइटोसिस मैंने आपको बताया था 2 स्टेप में होगा, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में मैंने आपको 2 स्टेप बताई थी, इंटरफेज और विभाजन अवस्था, माइटोटिक फेज। फिर मैंने आपको बताया था कि इंटरफेज की भी 3 चरण होते हैं, एक तो G1, S और G2 फेज। इसमें मैंने आपको बताया था प्रोटीन का निर्माण, आरएनए का निर्माण, डीएनए पॉलीमरेज का निर्माण। एस उपावस्था में क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन, और इसमें शेष प्रोटीन, शेष आरएनए और एटीपी का निर्माण। ये तो इंटरफेज में हुआ था। इसके बाद में मैंने आपको बताई थी विभाजन अवस्था, माइटोटिक फेज, जिसके 4 स्टेप थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। और ये सारा अपन ने किस में पढ़ा था? कैरियोकाइनेसिस, केंद्रक के विभाजन में। फिर इसके बाद में अपने को साइटोकाइनेसिस पढ़ना है, इसके बाद अपने को मियोसिस पढ़ना है। अब देखो मेरी बात सुनो, कल अपन ये डायग्राम डिस्कस कर रहे थे ना, एक बार मैं आपको वापस से बताती हूँ। वैसे तो देखो तुम्हारे पास इसमें ऑप्शन होता है, आप वीडियो को वापस से रिवाइज करके भी देख सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको चारों अवस्थाएं दोबारा से बताती हूँ। प्रोफेज, ये अवस्था थी मेटाफेज, ये अवस्था कौन सी थी? एनाफेज, और ये वाली अवस्था कौन सी थी? टीलोफेज। अब मेरी बात सुनो, हर अवस्था में एक पॉइंट स्पेशल है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। जैसे प्रोफेज अवस्था में मैंने आपको क्या बताया था? प्रोफेज में ये पूछते हैं क्वेश्चन की तर्कु तंतुओं का निर्माण किससे होता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन से। ये प्रोफेज का क्वेश्चन फेमस है। प्रोफेज के अंत में केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका क्या हो जाती है? लुप्त। और ये रेड कलर से बिंदियां मैंने आपको कल बताई थी ना, पुत्री तारक काय होते हैं। मेटाफेज का स्पेशल क्वेश्चन आता है, गुणसूत्र की संरचना का अध्ययन कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था में? मेटाफेज। मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्रों का अरेंजमेंट कैसा होता है? तो इसका सेंट्रोमियर तो मध्य प्लेट पर, जबकि भुजाएं कहाँ होती हैं? ध्रुवों की ओर। और फिर एनाफेज अवस्था के क्वेश्चन लिखो आप आज। एनाफेज अवस्था और टीलोफेज के बारे में अपने को लिखना था। एनाफेज में क्या होता है? सेंट्रोमियर का डिवीजन। अब सेंट्रोमियर क्या होता है ये आपको तब समझ में आएगा जब आपने सारी क्लासेज को पढ़ा है। सभी क्लासेज अगर आपको अच्छी लग रही हैं और आपको इससे फायदा मिल रहा है तो सबके पास शेयर किया करो। और मैंने आपको एक दिन पहले भी बोला था कि जितने व्यूज आते हैं ना उतने लाइक्स भी आने चाहिए, उससे मुझे एनर्जी मिलती है कि भाई मेरा काम सही चल रहा है। मेरा काम तो पढ़ाने का है, लाइक और शेयर करने का काम तो आपका है ना। देखो मेरी बात सुनो, एनाफेज अवस्था में क्या होता है? सेंट्रोमियर का विभाजन, सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है। ये है सेंट्रोमियर, इसका विभाजन होता है। और ये जो गुणसूत्र है ना वो 2 गुणसूत्रों में चेंज हो गया ना, मतलब ये डायड की फॉर्म में था और मोनाड की फॉर्म में आ गया। मैंने आपको कल भी आइडेंटिफिकेशन बताया था कि अगर ये ऐसे बना रही हूं तो ये है डायड, और अगर मैं ऐसे बना रही हूं तो ये है मोनाड। मोनाड में 1 क्रोमेटिड, डायड में 2 क्रोमेटिड। सेंट्रोमियर का डिवीजन हुआ तो डायड किस में बदल गया? मोनाड में। और मोनाड की फॉर्म में ये विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं, तो इसमें सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है जिससे डायड गुणसूत्र किस में बदल जाते हैं? मोनाड में। डायड गुणसूत्र मोनाड में बदल जाते हैं और फिर ये मोनाड के रूप में विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं। ये एनाफेज के अंदर हुआ। एनाफेज का भी एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, जब ये मोनाड की फॉर्म में विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं ना तो गुणसूत्रों की विभिन्न आकृतियां बनती हैं, जो मैंने आपको पढ़ाई भी थी। तो इसका एक क्वेश्चन, गुणसूत्र की आकृति का अध्ययन कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था में? एनाफेज। संरचना का अध्ययन कोशिका विभाजन की मेटाफेज में। जैसे क्वेश्चन बोलती हूँ आप वहां पर बैठे बैठे आंसर बोला करो, जैसे ऑफलाइन क्लास में बोलते थे ना, उससे आपको चीजें याद हो जाएंगी यहाँ के यहाँ, आपको
खुद को सेल्फ में कम एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो थोड़ा कॉन्सेंट्रेट माइंड से और मेरे क्वेश्चंस के साथ आंसर देते हुए चला करो। ऐसा सोचा करो कि मैम जैसे क्लास में सामने खड़ी होकर पढ़ाती थी वैसे ही पढ़ा रही है। देखो टीलोफेज अवस्था में क्या हुआ, ये मोनाड की फॉर्म में अपोजिट डायरेक्शन पर पहुंच गए थे और इनके चारों ओर टीलोफेज में क्या होता है, केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका बन जाती है। केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका बन जाती है। केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका बन जाती है ना। प्रोफेज में तो केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका क्या हो गई थी, लुप्त। टीलोफेज में केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका वापस बन गई। अब ये सेल है, इसमें एक सेल में 2 न्यूक्लियस बने हैं। अभी इसकी साइटोप्लाज्म में डिवीजन होगा ना, तो अब देखो आप अपने पास लास्ट कंडीशन क्या आई, टीलोफेज की ये वाली कंडीशन आई है। इसके अंदर एक सेल में 2 न्यूक्लियस बन गए हैं और ये केंद्रिका बन गई है। फिर इसके अंदर ये क्रोमोसोम बन गए थे मोनाड की फॉर्म में, ऐसे थे ना। मैंने आपको कल आइडेंटिफिकेशन बताया था। यदि सिंगल सेंट्रोमियर है तो 23 गुणसूत्र, 2 सेंट्रोमियर बन रहे हैं तो 46 गुणसूत्र। अब इस सेल में क्या होगा, साइटोकाइनेसिस, कोशिका द्रव्य का विभाजन। और साइटोकाइनेसिस प्लांट और एनिमल सेल्स में अलग अलग मेथड से होता है। प्लांट सेल में तो होता है सेल प्लेट मेथड से, प्लांट सेल में तो सेल प्लेट या कोशिका पट्ट विधि, और एनिमल सेल में होता है जंतु कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है सेल फूरो। सेल फूरो को हिंदी में बोलते हैं कोशिका खांच विधि, कोशिका खांच विधि, या इसको और क्या कहते हैं, विदलन विधि। कोशिका खांच विधि या विदलन विधि भी कहते हैं। साइटोकाइनेसिस प्लांट और एनिमल सेल में अलग अलग मेथड से होगा, सेल प्लेट मेथड से पौधों में मतलब, और सेल फूरो मेथड या विदलन विधि से एनिमल्स में। ये सेल होती है ना, तो इसकी किनारे से केंद्र की ओर खांच बनती है, किनारे से केंद्र की ओर खांच। और प्लेट कहां से कहां बनती है, केंद्र से किनारे की ओर प्लेट बनती है। और प्लेट 3 चीजों की बनती है। ऐसे प्लेट बनेगी ना, तो ये बीच में प्लेट बन गई या खांच बन गई तो कोशिका 2 में डिवाइड हो जाएगी ना, तो इसमें ऐसे होगा। खांच में तो आप ऐसे याद रख लो ना, किनारे से केंद्र की ओर खांच, किनारे से केंद्र की ओर खांच। और प्लेट में क्या होगा, केंद्र से किनारे की ओर प्लेट। अब ये सेल थी, इसमें ऐसे खांच बनेगी और अब ये 2 सेल्स में डिवाइड हो गई है और ये इसके अंदर न्यूक्लियस बन गया, ये सेंट्रोमियर, ये न्यूक्लियस, ये केंद्रिका बन गई और ये मोनाड की फॉर्म में इसमें 2 गुणसूत्र आ गए और अब ये इस टाइप से हो जाएगी ना। तो इस 1 से 2 सेल बन गई एनिमल्स में। ऐसे ही प्लेट बनेगी प्लांट के अंदर, केंद्र से किनारे की ओर। प्लेट बनती है 3 चीजों से, स्पाइंडल फाइबर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी काय। 3 चीजों से प्लेट बनती है, स्पाइंडल फाइबर या तर्कु तंतु, गोल्जी काय, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये तीनों मिलकर के यहाँ प्लेट बना देते हैं, 2 सेल में डिवाइड हो जाती है। और समसूत्री में तो मैंने आपको कल बताया था, समसूत्री में कितनी कोशिकाएं बनती हैं, 1 से कितनी कोशिकाएं बनती हैं, 2। इतना आप समझ गए होंगे। अब देखो इधर कल का क्वेश्चन बताती हूँ आपको मैं। क्वेश्चन का आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। एक कोशिका से चार कोशिका बनाने के लिए, एक कोशिका से 4 कोशिका बनाने के लिए कितने माइटोसिस की आवश्यकता होगी। एक कोशिका से 4 कोशिका बनाने के लिए कितने माइटोसिस की आवश्यकता होगी। ये आपके लिए कल का क्वेश्चन है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देना। एक से आप 8 लिख लो। एक कोशिका से 8 कोशिका बनाने के लिए कितने माइटोसिस की आवश्यकता होगी।
एक इसकी अवस्थाओं का क्वेश्चन आता है कि जैसे इंटरफेज आई, प्रोफेज आई, मेटाफेज आई, टीलोफेज आई, इनमें से सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है? तो इनमें से सबसे बड़ी अवस्था तो कौन सी होती है, इंटरफेज। ये तो मैंने आपको बताया ना, टोटल सेल डिवीजन का 95% समय इंटरफेज में लगता है। तो कोशिका विभाजन की सबसे बड़ी अवस्था कौन सी है, इंटरफेज। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। इसके अलावा फिर इनका क्रम आपको याद करना पड़ेगा। फिर इंटरफेज से छोटी कौन सी होती है, प्रोफेज। उससे छोटी टीलोफेज, उससे छोटी मेटाफेज, सबसे छोटी अवस्था एनाफेज। क्वेश्चन कैसे आएगा, सेल डिवीजन की, माइटोसिस की, सॉरी, क्योंकि मियोसिस सेल डिवीजन में तो फिर मियोसिस भी आ गया ना। समसूत्री विभाजन की सबसे लंबी अवस्था इंटरफेज। इंटरफेज ऑप्शन में नहीं है, इनमें से ऑप्शन है तो फिर आंसर क्या दोगे, प्रोफेज। माइटोसिस या समसूत्री विभाजन की सबसे छोटी अवस्था एनाफेज। सबसे छोटी अवस्था एनाफेज, सबसे बड़ी अवस्था प्रोफेज। और इंटरफेज है तो फिर इंटरफेज आंसर में आ गई। और एक कोशिका से 8 कोशिकाएं बनाने के लिए कितने माइटोसिस की आवश्यकता होगी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे। और ये अपन ने कौन सा विभाजन पढ़ा है अभी, समसूत्री। इसके बाद अपन कौन सा विभाजन पढ़ रहे हैं, अर्धसूत्री। और अर्धसूत्री को क्या बोलते हैं, मियोसिस। और मियोसिस की डेफिनेशन मैंने आपको कल बताई थी। इसमें एक से कितनी कोशिकाएं बनती हैं, हाँ आप बोलो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। इसमें एक से कितनी कोशिकाएं बनती हैं, 4। और डॉटर सेल्स में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका की क्या रह जाती है, आधी। मात्र कोशिका की आधी रहती है। अब देखो, अर्धसूत्री विभाजन 2 प्रकार का होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। पहली बात तो अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। और आधी रह जाती है ना, इसीलिए मियोसिस डिवीजन को न्यूनकारी विभाजन या रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, न्यूनकारी विभाजन या रिडक्शन डिवीजन, क्योंकि इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या रह जाएगी, आधी। डेफिनेशन मैंने आपको कल बताई थी ना, समसूत्री विभाजन में तो गुणसूत्रों की संख्या समान ही रहती है। अर्धसूत्री विभाजन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। कौन कौन सा, एक तो होगा मियोसिस फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, और एक होगा मियोसिस सेकंड, अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। इन दोनों के बीच में एक रेस्टिंग स्टेज भी आती है सेल की, जिसको बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। इंटरवेल होता है, जैसे मूवी देखने जाते हो तो इंटरवेल नहीं आता है क्या, मियोसिस फर्स्ट होगा, उसके बाद में जो 2 सेल्स बनेंगी उनकी रेस्टिंग स्टेज होती है इंटरकाइनेसिस। उसके बाद में वो सेल मियोसिस सेकंड में एंटर करेगी। मियोसिस फर्स्ट भी सेम होगा माइटोसिस के समान। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट भी समसूत्री विभाजन के समान होगा। इसमें भी वही कैरियोकाइनेसिस होगा, वही साइटोकाइनेसिस होगा। फर्स्ट स्टेप में इसमें भी क्या होगा, इंटरफेज होगा। इंटरफेज के बाद में इसमें भी वही क्या आएंगी, विभाजन अवस्थाएं। और विभाजन अवस्थाओं में वो सारा आएगा, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट। फिर ये तो क्या होती है, विश्राम अवस्था, रेस्टिंग स्टेज। ये तो रेस्टिंग स्टेज है। मियोसिस फर्स्ट से जो सेल्स बनेंगी उनकी विश्राम अवस्था इंटरकाइनेसिस होती है। अब इस विश्राम करने के बाद में वो सेल मियोसिस सेकंड में प्रवेश कर जाती है। और इसमें कौन कौन आएंगी, वही वापस वही स्टेप आएंगी, समसूत्री विभाजन के समान ही, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, और फिर एक कौन सी आएगी, टीलोफेज सेकंड। समझ गए क्या आप इतना? देखो, अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाएगी, इसलिए इसको न्यूनकारी विभाजन या रिडक्शन डिवीजन कहेंगे। इसमें मियोसिस फर्स्ट आएगा, मियोसिस सेकंड आएगा। ये 9th क्लास में मियोसिस डिवीजन दे रखा है तो आपको ये पढ़ना है। 11th 12th में नहीं है, 11th 12th में तो है ही, मतलब आपकी 9वीं में भी है अर्धसूत्री विभाजन।
मियोसिस फर्स्ट में भी वही समसूत्री विभाजन की तरह इंटरफेज आएगी और विभाजन अवस्था आएगी। इंटरकाइनेसिस तो मियोसिस फर्स्ट से बनने वाली कोशिकाओं की विश्राम अवस्था, और इसके बाद में मियोसिस सेकंड होगा जिसमें समसूत्री विभाजन के समान स्टेप्स आएंगी। अब इसमें से अपन सबसे पहले कौन सा पढ़ रहे हैं? मियोसिस फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। तो मैं हेडिंग लगा रही हूं मियोसिस फर्स्ट, और इसको कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। अब अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में वो ही समसूत्री विभाजन की तरह क्या होगा? इंटरफेज आएगी और विभाजन अवस्थाएं आएंगी। तो इसके अंदर भी फर्स्ट तो क्या होगा? अभी मैंने वहां लिखा भी था, वापस लिख रही हूं, इंटरफेज। और सेकंड इसमें क्या आएगी? विभाजन अवस्था, माइटोटिक फेज। और विभाजन अवस्था या माइटोटिक फेज में भी वो ही सारी स्टेप्स आएंगी। एक तो आएगी प्रोफेज फर्स्ट, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होती है प्रोफेज। फिर एक आएगी वो ही मेटाफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट। रीट वाले बच्चे इसको पढ़ लेना, एनटीपीसी एसएससी वाले, एसएससी में काफी डीपली सवाल आते हैं। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। रीड सेकंड लेवल के बच्चों में तो सेल के बाद में सेल डिवीजन स्पेशली लिखा हुआ है ना, तो आपके सिलेबस में तो सेल डिवीजन लिखा हुआ है। नवी के अंदर समसूत्री अर्धसूत्री दोनों है, तो आपको तो दोनों पढ़ना ही है। और सब बच्चों के पास शेयर कर दिया करो कि भाई मैम पढ़ा रही है इस पे सेल डिवीजन, तो आप इस पे से पढ़ लो। प्रोफेज फर्स्ट में आती हैं 5 अवस्थाएं। प्रोफेज फर्स्ट जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी में से क्वेश्चन आते हैं और ये इस मियोसिस की जान है। लेप्टोटिन, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकाइटिन और डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस, डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस। देखो प्रोफेज फर्स्ट में लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकाइटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस। इंटरफेज, इसकी इंटरफेज भी समसूत्री विभाजन की इंटरफेज के समान होती है, लेकिन इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है। उसमें आपको याद हो तो मैंने कल इंटरफेज में आपको एस उपावस्था बताई थी जिसमें डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ था। रेप्लिकेशन का मतलब एक डीएनए से 2 डीएनए बनते हैं, तो डीएनए की मात्रा क्या हो जाती है? डबल। इसकी इंटरफेज में डीएनए का रेप्लिकेशन या डीएनए की मात्रा डबल नहीं होती है। और ये डीएनए की मात्रा डबल कहां पर जाकर होती है? पैकाइटिन अवस्था में। पैकाइटिन अवस्था में डीएनए की मात्रा क्या हो जाती है? डबल। अब पैकाइटिन अवस्था क्या है भाई? हमने तो नाम ही जिंदगी में पहली बार सुना है। तो भाई इधर देखो, ये प्रोफेज फर्स्ट थी, इसकी 5 अवस्थाएं हैं। नाम बोलो मेरे साथ साथ, पढ़ा करो, आपके लिए ही 4 बार पढ़ती हूँ, अदरवाइज मुझे तो एक बार ही बोलना था ना। मेरे साथ साथ बोलो, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकाइटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस। वापस बोलो एक बार, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकाइटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस। पैकाइटिन वर्ड आपको दिख गया होगा, ये रहा। प्रोफेज फर्स्ट के अंदर एक स्टेप आएगी पैकाइटिन, और इसकी पैकाइटिन अवस्था में ही डीएनए की मात्रा क्या होगी? डबल। तो दोनों में डिफरेंस पता चल रहा है ना। समसूत्री विभाजन में इंटरफेज की एस उपावस्था में डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है, मतलब डीएनए की मात्रा डबल हो जाती है। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन की इंटरफेज में डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा, ये प्रोफेज फर्स्ट की पैकाइटिन अवस्था में जाकर होगा। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, डीएनए का रेप्लिकेशन या डीएनए की मात्रा अर्धसूत्री विभाजन में कहां पे डबल होगी? तो पैकाइटिन अवस्था में होगी। इतना आप समझ गए क्या? तो इसकी इंटरफेज में बाकी चेंजेस तो समसूत्री विभाजन की तरह होंगे, बस इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा। तारककाय पुत्री तारककाय में नहीं बदलेगा। फिर इसमें पुत्री तारककाय में बदलता है, यहाँ पर डाइकाइनेसिस में, जो मैं आपको बता दूंगी।
फिर इसके बाद में आएगी विभाजन अवस्था। विभाजन अवस्था में पहली स्टेप कौन सी आएगी? प्रोफेज फर्स्ट। तो अपन सबसे पहले हेडिंग लगा रहे हैं प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन की सबसे लंबी अवस्था है। अर्धसूत्री विभाजन की सबसे लंबी अवस्था कौन सी है? प्रोफेज फर्स्ट। अर्धसूत्री विभाजन की सबसे लंबी अवस्था, क्योंकि समसूत्री की सबसे लंबी कौन सी थी? इंटरफेज। और फिर वो क्रम याद कर लो पीटीए में, याद कर लो पीटीए में मतलब प्रोफेज, टेलोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। वो छोटे से बड़े का क्रम था ना। इंटरफेज के बाद में पीटीए में सबसे छोटी पूछे तो एनाफेज, सबसे बड़ी पूछे तो इंटरफेज। अर्धसूत्री की सबसे लंबी अवस्था प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट में कितनी स्टेप्स आएंगी? 5, जिसमें से एक तो कौन सी है? लैप्टोटिन। सेकंड कौन सी है? जाइगोटिन। अब देखो है ना, आप में से कुछ बच्चे होंगे जो सेल डिवीजन पहली बार पढ़ रहे होंगे। वीडियो को 2-3 बार देखना तो आपकी समझ में आ जाएगा। लैप्टोटिन, जाइगोटिन और पेकाइटिन। क्योंकि ऑफलाइन में आपको इतना कोई नहीं पढ़ा रहा था, तो इसमें तुम्हारी भी गलती नहीं है, बट आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होता है, आप वीडियो को रिवाइज कर सकते हो। लैप्टोटिन अवस्था ऐसी होती है। ये इसमें ऐसे गुणसूत्र हैं और ये केंद्रिका है। लैप्टोटिन अवस्था के बारे में सुनो अब, इसके 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लैप्टोटिन अवस्था में गुणसूत्र, ये गुणसूत्र बनाया ना मैंने, मोनाड की फॉर्म में बनाए हैं। इसमें क्रोमेटिड सिंगल है, एक एक क्रोमेटिड है मोनाड की फॉर्म में। लैप्टोटिन अवस्था में गुणसूत्र लंबे पतले धागेनुमा होते हैं, दिख रहे होंगे आपको, लंबे पतले और धागे सदृश। इसलिए लैप्टोटिन अवस्था को थिन थ्रेड स्टेज भी कहते हैं। थिन थ्रेड, पतली और धागे समान। ये सेकंड ग्रेड साइंस में क्वेश्चन आया हुआ है। थिन थ्रेड स्टेज किसको कहते हैं? लैप्टोटिन। अब उनके तो आ गया ना, अब आपके आएगा। लैप्टोटिन अवस्था में गुणसूत्र लिख लेना आप, लंबे पतले धागे सदृश होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? थिन थ्रेड स्टेज। आपसे सीधा क्वेश्चन आएगा, निम्न में से थिन थ्रेड स्टेज कौन सी है? आंसर है लैप्टोटिन। लैप्टोटिन कहाँ आती है? तो प्रोफेज फर्स्ट में। प्रोफेज फर्स्ट कहाँ आता है? तो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में। इतना समझ गए? इस अवस्था में कभी कभी गुणसूत्र केंद्रक झिल्ली के पास में गुच्छे के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं, और ये जब गुच्छे के रूप में इकट्ठे होंगे तो ऐसा लगता है कि फूलों का गुलदस्ता रखा हुआ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? गुलदस्ता या बुके अवस्था। गुलदस्ता या बुके अवस्था, समझे क्या? प्रोफेज फर्स्ट में अपन पढ़ रहे हैं लैप्टोटिन। लैप्टोटिन के मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताए हैं। इसकी लैप्टोटिन में गुणसूत्र लंबे पतले धागे सदृश होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? थिन थ्रेड स्टेज। और इसमें गुणसूत्र केंद्रक झिल्ली के पास में गुच्छे के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? गुलदस्ता या बुके अवस्था। अब जाइगोटिन में देखो क्या होगा। जाइगोटिन अवस्था में ये समजात गुणसूत्र, समजात का मतलब होता है समान जाति के, समजात गुणसूत्र क्या बना लेते हैं? जोड़ा। जाइगोटिन अवस्था में समजात गुणसूत्र जोड़ा बना लेते हैं, और इस समजात का मतलब होता है एक ही जाति का। जोड़ा बनाया ना, और अपने को गुणसूत्र किससे मिलते हैं? माता पिता से। अरे अर्धसूत्री विभाजन से अंडाणु शुक्राणु बनेंगे ना, और अंडाणु और शुक्राणु मिले तो अपन बन गए। तो अपने गुणसूत्र किससे आए हैं? आधे माता से आधे पिता से। अरे अंडे में 23, शुक्राणु में 23, दोनों में मिले तो 46, तो वो चमत्कार हो गए तुम और मैं। तो अपने आधे गुणसूत्र माता से, आधे गुणसूत्र पिता से। तो ये समजात गुणसूत्रों ने क्या बना लिया है? जोड़ा। और जब 2 मोनाड जोड़े में होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? बाइवेलेंट। अब देखो जाइगोटिन अवस्था का क्वेश्चन सुनो। इसमें समजात गुणसूत्र जोड़ा बना लेते हैं, ऐसे मैंने जोड़ दिया है ना, ये रेड कलर से जो बनाया ना, ये प्रोटीन होती है, प्रोटीन से जुड़ जाते हैं ये।
प्रोटीन से जुड़ जाते हैं और जुड़ जाते हैं ना, और जोड़ा बना लेते हैं। इस जोड़े को क्या कहते हैं? बाइवेलेंट। इस समजात गुणसूत्र का जो जोड़ा है, इसका एक गुणसूत्र अपने को किससे मिलता है? माता से, और एक किससे मिला है? पिता से। समझ गए? अब पेकाइटिन अवस्था में क्या होगा? पेकाइटिन अवस्था में सुन लो, पेकाइटिन इंपॉर्टेंट स्टेज है, इस अवस्था का क्वेश्चन आता है। सबका एक ही क्वेश्चन स्पेशल बता रही हूँ ना, इसको थिन थ्रेड स्टेज, गुलदस्ता या बुकी अवस्था। जाइगोटिन स्टेज में क्या होगा? समजात गुणसूत्र जोड़ा बना लेंगे। इसमें फ्री थे, इसमें दोनों अलग अलग हैं। इसमें देखो प्रोटीन से जुड़े हुए हैं, जुड़ गए तो जोड़, अरे किसी से जुड़ जाओगे, शादी हो गई तो फिर जोड़ा बन गया ना। अभी फ्री हो ना, अकेले अकेले हो, ये अकेला ये अकेला। जब प्रोटीन से जुड़ गए तो ये जोड़ा बन गया। और जब दो मोनाड जोड़े में होंगे तो उसको बाइवेलेंट कहेंगे। इस जोड़े का एक गुणसूत्र तो किससे मिला है? माता से। एक किससे मिला है? पिता से। आपको लिखना है कॉपी में, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, जाइगोटिन में लिखना है ये समजात गुणसूत्र जोड़ा बना लेते हैं। जोड़ा बना लेते हैं, और इस जोड़े का एक गुणसूत्र माता से और एक गुणसूत्र पिता से। जोड़े का एक गुणसूत्र तो अपने को किससे मिलता है? माता से, और एक गुणसूत्र किससे मिलता है? पिता से। समझ गए? देखो वापस, फिर पेकाइटिन स्टेज में क्या होगा? पेकाइटिन स्टेज में समजात गुणसूत्रों के ये जो क्रोमेटिड्स थे ना पहले, इन क्रोमेटिड्स के साथ में नए क्रोमेटिड्स का निर्माण हो जाता है, नए क्रोमेटिड्स बन जाते हैं। टोटल जब मैंने आपको गुणसूत्रों की स्ट्रक्चर बताई थी तो उसमें ऐसे ही 2 क्रोमेटिड थे ना, जो ये नए क्रोमेटिड बनते हैं इनको बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं देखो, जिनको आप इंग्लिश में याद कर लो, क्योंकि इनका हिंदी इतना कठिन होता है कि आपको याद भी नहीं होगा। पेकाइटिन अवस्था में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन, और जिससे डीएनए की मात्रा डबल हो जाती है और गुणसूत्र में एक और क्रोमेटिड का निर्माण हो जाएगा। यहाँ पर सिंगल क्रोमेटिड था। पेकाइटिन अवस्था में डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, डीएनए की मात्रा डबल होगी और गुणसूत्र के एक और क्रोमेटिड का निर्माण हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि गुणसूत्र का 90% भाग तो डीएनए और हिस्टोन से ही बना होता है। जब डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ तो गुणसूत्र में क्रोमेटिड की संख्या बढ़ गई। अब ये जो पहले के बने हुए क्रोमेटिड थे ना, इनको तो बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड, और जो नए बने हैं जिनको मैंने रेड कलर से बनाया है, ये है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये ध्यान रखना, मैंने आपको अभी बताया ना, इसकी इंटरफेज में डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है। पेकाइटिन अवस्था में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए की मात्रा डबल हो जाती है, गुणसूत्र में नए क्रोमेटिड्स बन जाते हैं। नए बने हुए क्रोमेटिड्स को क्या कहते हैं? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। पुराने क्रोमेटिड्स क्या कहलाते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड्स। पेकाइटिन का क्वेश्चन सुन लो, सेकंड ग्रेड में आया हुआ है। समजात गुणसूत्र के कौन से क्रोमेटिड्स में जीन विनिमय होता है? क्रॉसिंग ओवर। ये समजात गुणसूत्र हैं जो एक ही जाति से आए हैं, इनके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्या होता है? जीन विनिमय। चित्र बना के बता देती हूं मैं आपको, यहाँ पे स्पेस नहीं है, नेक्स्ट पेज पे बनाती हूँ। देखो, ये जो नए वाले क्रोमेटिड बने थे, इनको मैंने क्या नाम दिया था? नॉन सिस्टर। इन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में क्रॉस होगा आपस में। क्रॉस जो हुआ उसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉस हुआ, इसको क्रॉसिंग ओवर, या फिर क्या बोलते हैं? जीन विनिमय। क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय। अपने अंदर कुछ लक्षण माता से आए हैं, कुछ लक्षण पिता से आए हैं।
वो लक्षण किससे आते हैं? आनुवंशिक लक्षणों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जीन। मेरी क्लासेस उसको समझ में आएगी जिस बच्चे को वास्तव में पढ़ना है, एग्जाम फाइट करना है, और जिसको ओनली यूट्यूब पे टाइम पास करना होता है, कभी इसका क्लास खोल ली, कभी इसकी खोल ली, कभी इसकी देख ली, उनको समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ एग्जाम ओरिएंटेड मैटर। उसके लिए आपको सीरियस में पढ़ना पड़ेगा तो ही समझ में आएगा। ये जो पुराने बने हुए थे सिस्टर क्रोमेटिड्स थे, जो नए बने हुए थे वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड थे। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्या होगा? जीन विनिमय। विनिमय मतलब एक्सचेंज। इसका जीन इस गुणसूत्र में आएगा, इसका जीन इस गुणसूत्र में आएगा। जीन्स का एक्सचेंज होगा, जिससे जो भी नई संतान जन्म लेगी उसमें दोनों के लक्षण आएंगे और नए लक्षण भी आएंगे। और याद हो, मैंने आपको एक दिन बताया था, नए लक्षणों के लिए रेस्पॉन्सिबल म्यूटेशन भी होता है, उत्परिवर्तन भी होता है, बताया था ना। और उत्परिवर्तन की खोज ह्यूगो डी ब्रीज। जैसे मैं बोलती हूँ ना स्पीडली, जैसे मेरे आंसर निकलते वैसे आपके भी आने चाहिए, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अभ्यास, करत करत अभ्यास के, तो वो अभ्यास करना पड़ेगा आपको। समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में जीन विनिमय, क्रॉसिंग ओवर, जीन्स का एक्सचेंज कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था में होता है? पैकाइटिन अवस्था में। समझ गए क्या? वापस देखो, मैंने आपको प्रोफेज फर्स्ट में 3 स्टेप्स आज पढ़ाई हैं। लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकाइटिन। लेप्टोटिन के 2 क्वेश्चन, थिन थ्रेड स्टेज, गुलदस्ता या बुकी अवस्था। जाइगोटिन का क्वेश्चन, समजात गुणसूत्र जोड़ा बना लेते हैं, और ये जोड़ा क्या कहलाता है? बाइवेलेंट। जब 2 मोनाड जोड़े में होते हैं तो उसको बाइवेलेंट कहते हैं। बाइवेलेंट का मतलब है जब 2 मोनाड जोड़े में होते हैं, 2 मोनाड जोड़े में होते हैं तो उसको बाइवेलेंट कहते हैं। पैकाइटिन अवस्था में डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, डीएनए की मात्रा डबल होगी, जिससे गुणसूत्रों में नए क्रोमेटिड्स बनेंगे। नए क्रोमेटिड्स को नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहेंगे, और इन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में क्या होगा? जीन विनिमय। जीन विनिमय का फायदा क्या है? इससे संतति में या ऑफ स्प्रिंग में या संतानों में नए लक्षण आते हैं। कुछ लक्षण माता के, कुछ लक्षण पिता के, कुछ दोनों की मिक्सिंग होगी। इतना आप समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। सेल डिवीजन को आगे अपन कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।